हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं अपने हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के बारे में, जो है भारत में राष्ट्रवाद का विकास। भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे कैसे हुआ और इसके पीछे कौन कौन से ऐसे तत्व थे जो कारक रहे राष्ट्रवाद के विकास में, और कारण क्या क्या रहा इसमें, राजनीतिक कारण क्या रहे, आर्थिक कारण क्या रहे, सामाजिक कारण क्या थे और सांस्कृतिक कारण क्या थे, और इसमें विदेशी तत्वों की भूमिका क्या रही भारत में राष्ट्रवाद को पनपने के लिए। इन सभी बातों में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वह स्टडी जीएस एजुकेशन के नाम से ही वहाँ पर उपलब्ध है। आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं और वहाँ पर हम क्यूज़ भी चला रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, और साथ साथ डेली करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर भी वहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। चाहे तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। सामान्य अर्थों में अगर हम बात करें राष्ट्रवाद क्या होता है, तो राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा के अंदर रह रहे जितने भी नागरिक हैं उसमें आपस में भाईचारा, प्रेम भाव, उनके राजनीतिक हित, आर्थिक हित, सामाजिक हित यदि सेम हैं और उनमें आपस में एक समन्वय की भावना है, तो वहाँ पर राष्ट्रवाद होता है उस देश में। अगर हम यहाँ पर इसकी एक परिभाषा के बारे में बात करें, तो राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावना से संबंधित है। यदि उनमें आपस में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता है, तो उस क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना होगी, या उस देश में राष्ट्रवाद की भावना होगी। तो इसमें जो है तत्व कौन कौन से रहे हैं राष्ट्रवाद के पनपने के लिए, नेक्स्ट हम वो देखते हैं। अगर हम यहाँ पर चर्चा करें राष्ट्रवाद के तत्व कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रवाद के तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है एक भौगोलिक सीमा। एक भौगोलिक सीमा के अंदर ही राष्ट्रवाद का जन्म होता है। यह बात हमें समझनी होगी, क्योंकि एक सीमा के द्वारा ही वहाँ पर किसी समुदाय के राजनीतिक हित, सामाजिक हित, आर्थिक हित सेम हो सकते हैं, और यदि उनके आर्थिक हित सेम होंगे तभी वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना जो है उत्पन्न होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया। यह प्रक्रिया लगातार और निरंतर चलती रहती है, यह अचानक से ही जन्म नहीं लेती। यह आज भी एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ रही है। अगर हम बात करें भारत में राष्ट्रवाद के, तो भारत में जो राष्ट्रवाद था वो 1850 के बाद से ही यहाँ पर जन्म लेता है, और यह निरंतर प्रक्रिया 1900 में, अगर हम आज की डेट की बात करें तो 2021 में ही राष्ट्रवाद निरंतर रूप से आगे बढ़ रहा है, और इसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता होना आवश्यक है। किसी भी समुदाय के बीच अगर वहाँ पर राजनीतिक हित सेम नहीं है, या उनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हित सेम नहीं है, तो वहाँ पर राष्ट्रवाद का जन्म होना मुश्किल है। भारत की अगर इसमें चर्चा करें, तो भारत में राष्ट्रवाद के तत्व में बहुत से ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक हित सेम रहे हैं, जिनकी वजह से जो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। यहाँ पर आर्थिक हित सेम रहे हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता भारत में प्राचीन काल से ही रही है। तो आप देख रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के लिए जितने भी तत्व थे वो भारत में मौजूद थे, और इसी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो राष्ट्रवाद के कारण रहे। राष्ट्रवाद के जन्म के लिए ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के जन्म को उजागर किया। पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो अगर हम देखते हैं भारत में एंशिएंट और मेडिवल काल में, एंशिएंट और मेडिवल काल में भारत में राष्ट्रवाद नहीं था। अगर ये पर्सनली आप मेरे से पूछते हैं तो मैं कहूँगा नहीं, भारत में राष्ट्रवाद नहीं था, क्योंकि भारत में जितने भी शासक हुए थे वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भावना से उत्पन्न हुए थे। अगर हम बात करें मिडल ईस्ट की, मिडल में जो आप देखते हैं मिडल हिस्ट्री में, यहाँ पर मराठा थे, तो मराठा कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भावना को लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनका जो हित था वो क्षेत्रीय भावना से जुड़ा हुआ था। एंशेंट इंडिया में भी हमें यह चीज़ दिखाई देती है। जो मुग़ल थे वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भावना को लेकर आगे बढ़ रहे थे। मुग़लों में राष्ट्रवाद की भावना को कभी भी उजागर नहीं किया, क्योंकि सभी के वहाँ पर राजनीतिक हित सबके अलग अलग थे, जितने भी वहाँ पर शासक हुए हैं।
तो भारत में प्राचीन काल से राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। यह जो हमें दिखाई देती है, यह 1850 के बाद हमें राष्ट्रवाद की भावना भारत में दिखाई देती है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म देने के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया। 1857 की क्रांति में भारत एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था और भारत का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में अपना सहयोग देता जा रहा था। इसमें महिलाओं की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही और सभी धर्मों को, महिलाएं हों या सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू मुस्लिम किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, तो 1857 की क्रांति में वो अपनी सहयोग देने से पीछे नहीं हटा। नेक्स्ट जो हमारे पास कारण रहा वो रहा कांग्रेस की स्थापना। वैसे तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी कई सारी जो संस्थाएं थी वो इस ओर कार्य कर रही थी, लेकिन जो माइलस्टोन काम कांग्रेस ने किया, ऐसा किसी भी संस्था ने काम नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस ने जनता के बीच जाकर अपना काम करना स्टार्ट किया था। और इसके पूर्व की जो संस्थाएं थी वो या तो बड़े बड़े ज़मींदारों की संस्थाएं थी या उच्च मध्य वर्ग की संस्थाएं थी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसी के साथ ही कांग्रेस ने लगातार जनता के बीच जाकर काम किया। और अगर हम देखते हैं इसके पूर्व जो संस्थाएं थी वो जनता के बीच नहीं जाती थी, तो यही कारण था कि कांग्रेस ने इतनी सफलता को प्राप्त किया। नेक्स्ट जो है हमारे पास ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ। ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ भी कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद को जन्म देने के लिए ये काम किया इन्होंने। अगर हम बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद को जन्म देने के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया। और फिर हम बात करते हैं आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट ने भी यही काम किया कि भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। पर एक विवाद था, एल्बर्ट बिल विवाद। एल्बर्ट बिल जो विवाद था, ये एल्बर्ट बिल विवाद, यह 1883 में चलाया गया था। 1883 में चलाया गया था। जो इसका पूरा नाम था वो था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड। इसका उद्देश्य ये था कि जो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार सौंपना था, लेकिन यूरोपियों ने इसका विरोध किया और यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन का गठन किया। तो कहीं ना कहीं इस बिल के विवाद से भारतीय समझ चुके थे कि अंग्रेज जो हैं वो नस्लवाद का भी शिकार भारतीयों को कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी भारत में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। फिर हम देखते हैं समकालीन यूरोपीय आंदोलन का प्रभाव। समकालीन यूरोपीय आंदोलन में अगर हम देखते हैं, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या इटली का एकीकरण हो, तो इन सभी घटनाओं ने भारतीयों को उजागर किया कि वो भी स्वतंत्र हो सकते हैं और वो भी राष्ट्रवाद की भावना से उत्पन्न हो सकते हैं। तो यही एक राजनीतिक कारण रहा जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास आर्थिक कारण। आर्थिक कारण किस तरीके से राष्ट्रवाद के जन्म के लिए महत्वपूर्ण रहे, हम वो देखते हैं। पहला पॉइंट है जो हमारे पास वो है कृषि। भारत मूल रूप से कृषि प्रधान देश रहा है प्राचीन काल से ही, और भारत की जो कृषि थी उसको ब्रिटिश नीतियों ने तोड़ के रख दिया था। भारतीय जो किसान थे वो लगातार शोषण किया जा रहा था उनका ब्रिटिश शासकों द्वारा। अगर हम बात करें, भारत में जो भू राजस्व जो नीतियाँ थीं वो भी कहीं ना कहीं किसानों के शोषण के लिए जिम्मेदार थी। चाहे वो स्थायी बंदोबस्त रहा हो, रेत वाली व्यवस्था रही हो या महाड़ वाली व्यवस्था रही हो, वो कहीं ना कहीं भारतीय जो किसान थे उनके शोषण के लिए जिम्मेदार थी। तो आर्थिक कारणों में ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि किसान अब जिस इस शोषण को जान चुके थे और वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना को लेकर आगे बढ़ रहे थे। भारत जो है कच्चे माल का स्रोत बन चुका था और तैयार माल का बाजार। भारत से कच्चा माल पहले ब्रिटेन गया और ब्रिटेन से तैयार माल होकर फिर भारत आया। तो भारत कच्चे माल का तो स्रोत था, लेकिन तैयार माल का बाजार बन गया था, क्योंकि जो भारत में जो लघु उद्योग थे उनको पूरी तरीके से नष्ट किया जा चुका था ब्रिटिश नीतियों के द्वारा। लघु उद्योग पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे
और अब कहीं ना कहीं उनकी भरपाई करने के लिए ब्रिटेन का जो माल था वो भारत के शहरों में या पूरे भारत में फैला दिया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास धन निकासी का सिद्धांत। धन निकासी के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने बताया कि किस तरीके से धन ब्रिटेन की तरफ जा रहा है और उसके एवज में भारतीयों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो धन निकासी के सिद्धांत से भी भारतीयों को समझ में आया और वो भी राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ने लगे थे। उद्योगों का विनाश। भारत में चूंकि उद्योग लघु उद्योगों के रूप में थे और लघु उद्योगों का किस तरीके से विनाश भारत के हो चुका था ब्रिटिश नीतियों के द्वारा। तो आर्थिक कारणों में ये सभी पॉइंट थे जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद को जन्म को सहायता मिली। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों में ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिनकी वजह से राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद के जन्म के लिए एक कारण रहा है, क्योंकि इस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भी भारतीयों को एकजुट करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया और साथ साथ जो भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ थीं उनको भी कहीं ना कहीं इस सामाजिक आंदोलन ने ख़त्म किया है। और सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जो नेताएं थे वो सुधार के साथ साथ भारत में राष्ट्रवाद की भावना को भी उजागर कर रहे थे। अगर हम इसमें बात करें, दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है, तो यह भी छोटे छोटे जो इनके कोट थे या छोटे छोटे जो नारे थे वो भी कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद के लिए जन्म दे रहे थे। 1905 में चलाया गया स्वदेशी आंदोलन कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के जन्म के लिए एक कारगर था, क्योंकि स्वदेशी पर बल था। स्वदेशी के द्वारा ही भारत में राष्ट्रवाद के या स्वशासन का सिद्धांत भी लागू किया गया था। स्वशासन का जो सिद्धांत था वो भी स्वदेशी पर आधारित था। प्राचीन हिंदू साहित्य की गरिमा का ज्ञान। प्राचीन जो हिंदू साहित्य था उसकी गरिमा के ज्ञान के द्वारा उनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई भारतीयों में, और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को वो भी साथ साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे। पाश्चात्य शिक्षा और चिंतन का विस्तार। पाश्चात्य शिक्षा में इंग्लिश शिक्षा प्राप्त जो भारतीय वर्ग था वो कहीं ना कहीं भारत के बाहर के जो चिंतक थे उनको पढ़ रहा था। जैसे इसमें नवीन जो शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए थे। इन्होंने बेंथम, सीले, मिल्टन, स्पेयर, मिल, पेन, रूसो और वॉल्टेयर जैसे प्रसिद्ध यूरोपीय जो लेखक थे उनके साहित्य को पढ़ा। इनके उससे विचारों में अतिवादी और पाश्चात्य विचारों के साथ साथ भारतीय बुद्धिजीवों में स्वतंत्र भारत में जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो भी पैदा हुई और स्वशासन की जो भावना को उजागर किया। और जैसे जैसे भारतीय जो शिक्षित वर्ग था, जैसे वकील, डॉक्टर आदि ने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड की यात्रा की, और इंग्लैंड की यात्रा करने के साथ साथ ही वहाँ पर उन्होंने जाना कि कौन कौन से अधिकार भारतीयों को नहीं मिल रहे हैं और किन के लिए उनको संघर्ष करना है। और साथ साथ उन्होंने एक स्वतंत्र देश में विभिन्न जो राजनीतिक संस्थाएं के विकास की प्रक्रिया भी देखी और वस्तुस्थिति का भारत से तुलनात्मक आकलन किया। तो उन्होंने देखा कि भारत में अभी बहुत यात्रा पार करनी है। तो जो शिक्षित हिंदू वर्ग था उन्होंने इस दिशा में कार्य किया। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण ने किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद के जन्म के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम यहाँ पर देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा ने किस तरीके से राष्ट्रवाद को दे किया। अगर हम बात करें प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में भारत विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग कर रहा था। जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ तो भारत में जो कम्युनिकेशन गैप था भारत के अंदर तो वो पूरा हुआ, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनी भाषा का आपस में बातचीत का। तो इसकी वजह से क्या हुआ, भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि अब कम्युनिकेशन जो गैप था वो भारतीयों में ख़त्म हो चुका था। और चूँकि जो अंग्रेज़ी शिक्षा का जो प्रचार किया था वो ब्रिटिश ने किया था, और ब्रिटिश ने प्रशासनिक सहायता के लिए या भारतीयों में कर के विकास के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया था। उनको नहीं पता था कि किस तरीके से अंग्रेजी शिक्षा भारत में जो कम्युनिकेशन गैप था विभिन्न प्रांतों के बीच उसको समाप्त करेगी। और कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी भाषाओं ने इन सभी भाषा भाषियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया,
जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन को एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया। और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो भारतीय थे उन्होंने ही भारत में जो है राष्ट्रवाद के जन्म के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है समाचार पत्र और पत्रिका। क्योंकि समाचार पत्रों का भारत में जो विकास हुआ था वो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। तो भारत में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही समाचार पत्रों का विकास हुआ और भारतीय प्रेस जहां एक और उपनिवेशिक नीतियों की आलोचना करता था, वहीं दूसरी ओर देशवासियों में आपसी एकता को भी उजागर करता था। तो कहीं ना कहीं समाचार पत्र और पत्रिका भी भारत में राष्ट्रवाद के जन्म के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न कविताओं, निबंधों, कथाओं, उपन्यासों एवं गीतों जो गीत लिखे जाते थे, तो उन्होंने भी भारत में राष्ट्रवाद के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना को पत्रिकाओं के माध्यम से ही उजागर किया गया था। समाचार पत्रों, जर्नल्स, पम्पलेट्स और राष्ट्रवादी साहित्य ने देश के विभिन्न भागों में स्थित जो राष्ट्रीय नेताओं के मध्य विचारों के आदान प्रदान में भी सहायता करी थी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है तिलक द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सवों का जो आयोजन किया गया था, वो भी कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तिलक ने जो सांस्कृतिक महोत्सव चलाए थे वो थे गणपति महोत्सव, या फिर हम बात करें शिवाजी महोत्सव। तो ये दो जो महोत्सव चलाए थे तिलक जी ने, जो अगर हम बात करें गणपति महोत्सव चलाया गया था 1894 में और शिवाजी जो महोत्सव चलाया गया था ये चलाया गया था 1896 में। तो इन दो महोत्सवों के द्वारा जो है भारत को एक मंच प्रदान किया गया और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के लिए और राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने के लिए और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए इन दो महोत्सवों ने बेहतरीन काम किया। और तिलक ही पहली बार पत्रकारिता के लिए इनको 6 साल की सज़ा भी हुई थी। तो तिलक जी एक गांधी जी से पूर्व यही ही एकमात्र नेता थे जो जनता के बीच जाकर काम कर रहे थे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है विदेशी तत्वों की भूमिका। विदेशी तत्वों ने भी भारत में राष्ट्रवाद के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया। अगर हम बात करें 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता, 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता ने यह उजागर किया कि भारत भी अब स्वतंत्र हो सकता है। तो भारतीयों के स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं इस स्वतंत्रता ने भी काम किया था। फिर हम देखते हैं 1789 में फ्रांस की क्रांति ने एक समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना का विकास किया पूरे विश्व में। और समाज जो फ्रांस की जो क्रांति थी, ये इसका जो इम्पैक्ट था वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसका इम्पैक्ट पड़ा और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में समानता और स्वतंत्रता की भावना को उजागर किया। और तो ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना को लेकर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के लिए राष्ट्रवाद ही सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा था। फ्रांस में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। फिर हुआ हमारे पास जापान पर चीन पर विजय। जापान का चीन पर विजय हुआ तो वहाँ से भी भारतीयों को लगा कि भारत भी स्वतंत्र हो सकता है। जापान का रूस पर विजय, तो इन दो जो जापान की जो विजय थी ये भी भारतीयों में स्वतंत्रता के लिए काम कर रही थी। दक्षिणी अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली उपनिवेश शासन की समाप्ति से एक नए राष्ट्रवाद का उदय हुआ और इसके अतिरिक्त यूनान व इटली के स्वतंत्रता आंदोलन एवं आयरलैंड की घटना ने भी भारतीयों को स्वतंत्रता प्रभावित की थी। के लिए अब भारतीय किसी भी हद तक गुजरने को तैयार थे। भारत में जो राष्ट्रवाद का परिणाम ये हुआ कि भारत अब स्वतंत्र हो चुका था और भारत में स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरा जो परिणाम रहा वो रहा अखंड भारत का। जो आज हम स्वरूप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अखंड भारत का स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की भावना से ही दिखाई पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिसका नाम है स्टडी जीएस एजुकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।